हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों हम अपना आगे का जो है सेट साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप सी टेट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हमारी सेट को जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा जो है वीडियो देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज आप इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ए सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह बी स्रावित करती है जो कि सी के पाचन में मदद करती है। ए, बी और सी क्रमशः है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की कौन सी होती है, तो यकृत लीवर होता है। तो यहाँ पे लीवर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो लीवर क्या करता है, जूस बाइल जूस पित्त रस जो है स्रावित करता है, जो कि फैट को डिसॉल्व करता है, पचाने में मदद करता है। तो यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त वहन करती हैं। सभी शिराएं विऑक्सीकृत रक्त वहन करती हैं। फुसफुस धमनी हृदय से फुसफुस तक रक्त वहन करती है। तो यही ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा कि फुसफुस धमनी जो है हृदय से फुसफुस तक रक्त का वहन करती है। आगे अगला क्वेश्चन है, ए ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर एक यौगिक बी का निर्माण करता है। यह यौगिक सी लिटमस को डी में परिवर्तित करता है और ई गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। तो ए बी सी डी ई है, क्रमशः हमें बताना है। क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लाल लिटमस को सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है, या फिर क्या होगा इसमें। तो इसमें जो है कि ये जो है इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारा इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा कि कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम जो है ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया करके के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है, और जो है ये लाल लिटमस से रिएक्ट करके उसको नीला कर देता है, और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो दूधिया हो जाता है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अम्लों क्षारकों के प्राकृतिक सूचकों को दर्शाता है। फिनोप्थिलीन, लिटमस, लिटमस हल्दी, गुड़हल, मिथिल ऑरेंज, हल्दी फिनोप्थिलीन। तो देखिए ये फिनोप्थिलीन जो है ये कृत्रिम है, मतलब मानव द्वारा निर्मित है। मिथिल ऑरेंज भी मानव द्वारा ही किया गया है, लेकिन जो ये हल्दी है, हल्दी नेचुरल है। लिटमस, लिटमस क्या होता है, एक प्रकार की काई होती है जिसका प्रयोग करके लिटमस को बनाया जाता है। तो एक प्रकार से ये भी क्या है, ये भी नेचुरल ही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय पौधों के कौन से अभिलाक्षणिक अनुकूल लक्षण नहीं है। हमें जो नहीं है वही बताना है। गहरी बेधित जड़ें, तो मरुस्थल की जो पेड़ होते हैं जनरली उनकी जो जड़ें होती है वो गहरी होती हैं, क्योंकि ऊपर उन्हें पानी मिलता नहीं है, तो जड़ें गहराई तक जाती हैं पानी की आपूर्ति के लिए। गूदेदार तना, उनका जो तना होता है वो कैसा होता है, गूदेदार होता है। तो हाँ, तना भी जो होता है गूदेदार होता है। नागफनी का देखिए जो तना है वो कैसा रहता है, एकदम मार्शल गूदेदार रहता है। मोम की परत का पड़ होता है, पड़ यानी लीफ। मोम की परत की लीफ होती है, तो नहीं, उनकी लीफ कैसे होती है, कांटे नुमा होती है। ढलवा टहनिया, उनमें टहनियां होती ही नहीं है, ब्रांचेस होती ही नहीं है। यानी हमारा सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे है, लोहे का संक्षारण एक भौतिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन है, या फिर एक रासायनिक एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन है, या फिर रासायनिक परिवर्तन एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये रासायनिक परिवर्तन तो है ही। कैसे रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि आयरन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से ये कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और रासायनिक परिवर्तन में एक नया प्रोडक्ट भी बनता है, तो नया प्रोडक्ट बन रहा है, और इसको इरिवर्सिबल चेंज नहीं है, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। मतलब इसको वापस फिर से लोहा नहीं बनाया जा सकता है। जो लोहे के ऊपर जो जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, वो उसी तरह रहती है, उसको हम वापस फिर से लोहा नहीं बना पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है,
मानव में एक्स जुड़वा पैदा होते हैं जब एक्स अंडे जेड शुक्राणुओं के द्वारा निषेचित होते हैं। तो मानव में जुड़वा कब पैदा होते हैं? जब इसमें हो जाएगा समरूप यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब एक अंडे एक शुक्राणु के द्वारा निषेचित होते हैं। मतलब एक ही अंडा एक ही शुक्राणु से निषेचित होता है, तभी जो है तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपको दो थैले दिए गए हैं, एक चौड़ी पट्टी और दूसरी सकरी पट्टी का है। दी गई पुस्तकें वहन करने के लिए आप उपयोग करना चाहेंगे। मतलब दो थैला है, एक की पट्टी जो है वो चौड़ी है, एक की पतली है, तो आप कौन सी पट्टी को ज्यादा प्रेफर करेंगे? तो चौड़ी पट्टी का थैला, क्योंकि बल का विस्तार एक बृहद क्षेत्रफल पर है। चौड़ी पट्टी का थैला क्योंकि बल प्रति इकाई क्षेत्रफल निम्न है। सकरी पट्टी का थैला क्योंकि बल का विस्तार एक छोटे क्षेत्रफल पर है। सकरी पट्टी का थैला क्योंकि बल प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक है। तो चौड़ी पट्टी का जो है हम लोग थैला यूज करेंगे क्योंकि बल प्रति इकाई क्षेत्रफल निम्न है। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगर एक धातु कप और एक प्लास्टिक कप में गर्म चाय की समान मात्रा डाली गई तो निम्न कथन में से क्या सत्य होगा? धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म रहती है क्योंकि धातु छूने पर गर्म होता है, जबकि प्लास्टिक कप छूने में गर्म नहीं होता है। धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म रहती है क्योंकि धातु उष्मा की सुचालक है। धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म नहीं रहती है क्योंकि धातु उष्मा की सुचालक है। आगे है, प्लास्टिक कप की तुलना में धातु के कप में चाय लंबे समय तक गर्म रहती है क्योंकि प्लास्टिक उष्मा की कुचालक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि धातु के कप में चाय जल्दी जो है ठंडी हो जाती है, ज्यादा देर तक गर्म नहीं रहती है क्योंकि ये उष्मा का क्या, धातु जो है उष्मा का सुचालक होता है। तो धीरे धीरे उष्मा जो होती है निकलती जाती है, कंडक्टर होता है जो कि मेटल, तो धीरे धीरे चाय ठंडा होने लगता है। जबकि प्लास्टिक में वो कंडक्टर नहीं होता है, तो इस वजह से उसका जो होता है टेम्परेचर डाउन नहीं होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन। वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, अभिकारण यह एक दुर्बल चुंबक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहला तो सही है कि वैद्युत चुंबक जो है, वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। जब तक इसमें करंट फ्लो होगा ये चुंबक का काम करेगा, जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा ये चुंबक का काम करना बंद कर देगा। लेकिन आर जो है कि यह एक दुर्बल चुंबक है, ये गलत है कि यह एक दुर्बल चुंबक नहीं है। अभी विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं? तो एक जो है तांबे का इस तरह से हम लोग रिंग बना लेते हैं, एक स्प्रिंग ले लेते हैं और उसके अंदर एक जो है रॉड रख लेते हैं मेटल का, और इसके अंदर जब इस रॉड में हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे तो ये एरिया जो है एक चुंबक का ये काम करने लगेगा। मतलब इसके आसपास जब हम किसी भी मेटल को लेके जाएंगे तो इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा, एक चुंबक का काम करेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये रहा, सूचना के निम्नलिखित सूचना के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? सर्वदा एक आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, अधिकांशतः एक वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसमें? एक उत्तल लेंस और एक उत्तल दर्पण। तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब जो उत्तल लेंस का गुण होता है वो अवतल दर्पण का गुण होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए उत्तल दर्पण या अवतल लेंस हो सकता है। तो यही हमारा सही है कि उत्तल दर्पण या फिर अवतल लेंस, या तो अवतल जो है दर्पण और उत्तल लेंस। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, दूरी समय ग्राफ एक रेखा है, ग्राफ में गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? यह एक समान गति है, यह एक असमान गति है, यह एक समान या वस्तु विरामावस्था में है। तो सही है, या तो वस्तु एक समान जो है गति कर रही है या फिर वस्तु एक जगह फिक्स हो गई है, नियत है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
अब इसमें हमें सुमेलित करना है, किसको किसको करना है। यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें अति झुके हुए ग्रह दिए हुए हैं, और दूसरा जो है, एक मिनट हम थोड़ा सा अपना पेन का कलर चेंज कर लें। हाँ, अति झुके हुए ग्रह हो गए, और ठंडा और हवादार है, चांद जैसी प्रवस्था दर्शाता है, घनत्व है, शुक्र, यूरेनस, शनि और वरुण है। अब हमको इसमें मिलाना है कि कौन किससे सुमेलित होगा। तो अति झुके हुए अक्ष पर धुरण करता है, तो कौन करता है, यूरेनस करता है, यानी ए का जो है दूसरा हो जाएगा। इसमें देखिए ए का दूसरा कहाँ पे है, तो सिर्फ ऑप्शन बी में है, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी का कौन सा हो जाएगा, ठंडा और हवादार। तो ठंडा और हवादार कौन होता है, जो ग्रह सबसे ज्यादा दूर होगा वही सबसे ज्यादा ठंडा होगा। तो यानी कि ये जो है हमारा चौथा हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, चांद जैसी प्रावस्थाएं दर्शाता है, तो कौन, तो शुक्र दर्शाता है, यानी ये हमारा हो जाएगा सी का। और लास्ट में घनत्व निम्न होता है, तो किसका घनत्व निम्न, यानी ये हो जाएगा शनि का घनत्व जो होता है निम्न होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि अभिलंब और आपतित किरण के बीच 300 डिग्री कोण है, तब आपतित और परावर्तित किरण के बीच कोण है 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 0 डिग्री का या 90 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए, ये एक सरफेस हो गया, यहाँ से आपतित किरण आ रही है और यहाँ से ये परिवर्तित हो जा रही है, और ये अभिलंब है। तो जब अभिलंब से और आपतित किरण से कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बन रहा है, तो जितने एंगल पे ये आएगी उतने ही एंगल पे रिटर्न भी होगी, यानी 30 30 कितना, 60 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन जो है छठवां, सॉरी ए, 60 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घर्षण के संदर्भ में सत्य है। घर्षण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, विरामावस्था में किसी कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है। अगला है, सर्पी घर्षण से लोटन घर्षण कम होता है, और वायु घर्षण गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है। वायु घर्षण गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के। तो ये तो ऑप्शन डी करेक्ट हो, गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। सर्पीय घर्षण जो होता है वो लोटन घर्षण से जो होता है कम होता है। अगर हम घर्षण की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा घर्षण बल होता है, तो सबसे ज्यादा जो घर्षण बल होता है वो स्थैतिक होता है, सबसे ज्यादा स्थैतिक होता है। उसके बाद जो होता है सर्पी होता है, सर्पी, और लास्ट में जो होता है वो होता है लोटन, लोटन घर्षण बल होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए, सोने के गलन के लिए सुनार धातु की पाइप का उपयोग करके ज्वाला के बाह्यतम जोन पर फूंक मारता है। बाह्यतम जोन निकटतम और फूंक मारने के लिए अधिक गर्म नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य हो जाएगा, तो देखिए पहला तो सही है कि सोने के गलन के लिए जो है सुनार धातु की पाइप का उपयोग करके ज्वाला के बाह्यतम जोन पर फूंक मारता है, ये तो अभिकथन हमारा करेक्ट है। लेकिन बाह्यतम जोन निकटतम है और फूंक मारने के लिए अधिक गर्म नहीं है, ये जो है इसकी व्याख्या को नहीं करता, यानी हमारा ऑप्शन जो है इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धातु बी को धातु ए उसके लवड़ी विलयन से विस्थापित करते हैं, किंतु सी को उसके लवड़ी विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती। धातु डी को धातु बी उसके लवड़ी विलयन से विस्थापित करती है। कौन सी धातु द्वितीयक अभिकारशील है। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सी धातु जो है द्वितीयक अभिकारकशील है। तो इसमें धातु ए जो है वो द्वितीयक है, क्योंकि धातु बी को धातु ए से उसके लवड़ी से विस्थापित कर देती है। तो ए जो है बी से तो विस्थापित करती है, लेकिन सी से जो है विस्थापित नहीं कर पाती है, तो ये द्वितीयक अभिक्रियाशील है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, एक्स एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। एक्स और वाई बताइए क्या है। तो एक्स क्या है, विटामिन है, विटामिन बी है, और जो कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। विटामिन सी आयरन है, विटामिन ए कैल्शियम या विटामिन ए आयरन। तो इसमें हमारा हो जाएगा विटामिन सी और आयरन। मतलब विटामिन सी जो है एक विटामिन है जो कि आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है, मतलब शरीर में आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथ गाजर के पौधों की पत्तियों में
जालिका रूपी शिरा विन्यास है। इसमें निम्नलिखित में कौन सा कथन समर्थन करता है? मूल जड़ के पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। तो जालिका रूपी शिरा विन्यास पत्तियों में भी जालिका रूपी शिरा विन्यास है, तो जड़ों में भी होगा, यानी पहला ही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मूसला जड़ के पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। तो मूसला जड़ यानी जो सीधे जाती है, जैसे सरसों का जड़ देखेंगे तो वो काफी गहराई तक जाती है। शिरा विन्यास के प्रकार एवं जड़ों में कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल संबंध होता है। सभी पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं, सभी पत्तियों में नहीं होते हैं। आगे आते हैं, कोशिकांगों के संदर्भ में सूचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए। अभी है कोशिका के संदर्भ में इनकी पहचान करनी है। पहला ए जो है कोशिका भित्ति, रिक्तिका, सूत्रकणिका, केंद्रक। बी है कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, सूत्रकणिका और केंद्रक। सी है कोशिका झिल्ली, लवण, सूत्रकणिका और कोशिका द्रव्य। अब हमें बताना है ए और सी पादप कोशिका है, जबकि बी जो है जीव कोशिका है। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए और सी जो है पादप कोशिकाएं हैं। ए और सी ऑप्शन में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सभी पादप हैं, जबकि बी जो है वो जीव कोशिका है। अगला है, शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? जल चक्र का चित्र बनाओ और नामांकित करो। बादलों के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? क्या होगा यदि कोई जल चक्र ना हो? तो यही हो जाएगा कि क्या होगा यदि कोई जल चक्र नहीं होगा। यही सबसे जो है सुटेबल अपसारी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए है कि बच्चे इसमें अलग अलग थॉट अपने अलग अलग विचार को देंगे। अगला है, अनुप्रिया विषय जल प्रदूषण का कक्षा 6 के अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप की योजना बना रही है। विविध अधिगम शैलियों के शिक्षार्थियों के समायोजन हेतु निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप को प्राथमिकता देनी चाहिए? जल प्रदूषण के विभिन्न चार्ट पर दर्शाना, जल प्रदूषण, नदी के क्षेत्रीय दौरे पर विद्यार्थियों को ले जाना, उपरोक्त विषय पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, जल प्रदूषण पर विद्यार्थियों को एक लिखित रिपोर्ट बनाने के लिए कहना। तो सबसे ज्यादा है एक प्रदूषित नदी क्षेत्रीय दौरे पर विद्यार्थियों को ले जाना, क्योंकि जब बच्चा वहां जाएगा देखेगा तो काफी अच्छे से चीजों को जो है एक्सप्लेन कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षार्थियों की वैकल्पिक संकल्पनाएं औपचारिक निर्देशों के पश्चात भी बनी रहती हैं। स्वीकार्य वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रायः प्रति अंतर्दर्शी होती हैं। इसमें बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए, शिक्षार्थियों की वैकल्पिक संकल्पनाएं औपचारिक निर्देशों के पश्चात भी बनती हैं, तो ये तो सही है। अब कारण, स्वीकार्य वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रायः प्रति अंतर्दर्शी होती हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है सही है, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, अन्वेषणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है? किसी अन्वेषण में डाटा सदैव संख्यात्मक होता है। आगे देख लेते हैं, वैज्ञानिक अन्वेषण में केवल एक ही सही विधि होती है। वैज्ञानिक अन्वेषण में केवल एक ही रूल होता है जो कि सही होता है? तो नहीं, ये केवल जो है निगेटिव वर्ड्स होता है, एक ही रूल नहीं होता है, तो ये तो हो जाएगा। और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अन्वेषण में डेटा सदैव संख्यात्मक नहीं होता है। हो सकता है एक्स वाई कोई अचर भी माना जा सकता है, चर। तो यानी हमारा जो है बोथ दोनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं में पर्णहरित होता है? तो बिल्कुल पर्णहरित होता ही है। आगे है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, यानी हमारा जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। S1 और S2 दोनों जो है सही है। अगला है, विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है? हमें बताना है कि क्या सही नहीं है। कोई भी एक वैज्ञानिक विधि नहीं है, ये बात भी सही है। वैज्ञानिक ज्ञान
के विकास में संस्कृति की अहम भूमिका है। ये भी बात जो है सत्य है कि संस्कृति की अहम भूमिका होती है। सृजनात्मकता की कोई भूमिका नहीं होती है। विज्ञान में सृजनात्मकता की कोई भूमिका नहीं होती है। वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में व्यक्ति निष्ठता होती है। ये भी सही है। यानी यही ऑप्शन गलत है और हमारा यही सही हो जाएगा कि जब तक आप किसी चीज को इमेजिन नहीं करेंगे, उसकी संकल्पना नहीं करेंगे, आप उसको कैसे निर्माण करेंगे, कैसे उस चीज को बनाएंगे। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोई छात्रा एक परख नली में उबले आलू के पेस्ट लेकर उसमें आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालती है। वह अपनी पुस्तक में निम्नलिखित कथन लिखती है। आलू का रंग नीला काला हो जाता है। आलू में स्टार्च है। तो आलू का रंग नीला काला हो जाता है, तो ए और बी दोनों अवलोकन है। तो नहीं, देखिए यहाँ पे आलू का रंग नीला काला हो जा रहा है, तो क्या वो कर रही है, वो पहले क्या कर रही है, अवलोकन कर रही है। अवलोकन करना यानी चीजों को देखना, समझना कि ये क्या है, कैसे है, निरीक्षण करना एक तरह से। तो पहले तो अवलोकन करती है, अवलोकन करने के बाद क्या निष्कर्ष निकालती है कि आलू में स्टार्च है। तो ये क्या हमारा निकल गया, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष मतलब कि आपने अब तक क्या किया है, उन चीजों से क्या आपको समझ में आया है, वही निष्कर्ष हो गया। इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जल के गुणों पर चर्चा करते हुए कक्षा 6 के शिक्षार्थी ने कहा कि नाली में जल का रंग भूरा है, इसीलिए जल का रंग भूरा होता है। विज्ञान के एक शिक्षक की प्रक्रिया होनी चाहिए, कथन की उपेक्षा करनी चाहिए, निश्चय पूर्वक कहना कि उसका तर्क सही नहीं है। आगे है, जोर देकर कहना कि जल रंगहीन है, प्रतिक्रिया को स्वीकार करें और तर्क की व्याख्या करें। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मतलब आप उसकी बातों को एक्सेप्ट करिए कि हाँ ठीक है, और कैसे सही है कैसे गलत है इस चीज का निर्धारण किया जाना चाहिए। आगे है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को समझने के उद्देश्य से विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से क्या सबसे कम वांछनीय है। सबसे कम वांछनीय मतलब सबसे कम यूजफुल। मानकीकृत पाठचर्या एवं आकलन, संक्षिप्त संवर्धन क्रियाकलाप, विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र परियोजना, विस्तृत परिप्रेक्ष्य की व्याख्या हेतु अवसर। तो हमारा पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मानकीकृत पाठचर्या एवं आकलन, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये सभी क्या होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं निगेटिव वर्ड्स, टैग वर्ड हैं जो कि निगेटिव है। ऑप्शन में देखते ही गलत कर देना चाहिए, और हमसे इसमें कम पूछा है तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की किसी संकल्पना की समझ को सुसाध्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन पर अल्पतम प्राथमिकता होनी चाहिए। विद्यार्थियों को संकल्पना को परिभाषित करने के लिए कहना, अल्पतम मतलब बहुत कम प्राथमिकता हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं, विद्यार्थियों को विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा संकल्पना और सामान्यीकरण करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को संकल्पना के गैर उदाहरण देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में संकल्पना की व्याख्या करने को कहना। जिसमें सबसे जो कम वांछनीय है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।